Welcome back, student, to our YouTube channel Laksham Academy, Bihar Sharif Nalanda. For the students of class 9th, in last lecture we have discussed about the introduction of cytology, yani cell. Okay. Now we will proceed that topic. What is cell and what is the function of cell and what is the structure of cell. The branch of science which deals with the study of cell structure and its function is known as cytology. The branch of bioscience which deals with the study of cell structure and their function. साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मतलब टू स्टडी. साइटोलॉजी में जो टर्म है साइटोस टर्म से आया है. इट स्टैंड्स फॉर सेल. इसका मतलब होता है सेल, सिंपल हिंदी कोशिका. ठीक है. और लॉजी का मतलब टू स्टडी. लॉजी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है वो आया है उसका लोगस. लोगस का मतलब होता है टू स्टडी. यानी कि साइटोलॉजी मतलब टू स्टडी अबाउट सेल इज नोन एज सेल स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोलॉजी. नोट कीजिए इसको. ध्यान रखिए बच्चे. राइट. साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? साइटोलॉजी. दो बातें होती है जो हमेशा कंफ्यूजन में होता है, एक साइटोलॉजी और दूसरा होता है सेल बायोलॉजी. तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि क्या होता है उसका मतलब. अगर आप लोग लिखेंगे साइटोलॉजी, इसका मतलब क्या हो गया? सेल स्ट्रक्चर प्लस सेल फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन मतलब उसके स्ट्रक्चर का ही फंक्शन है. सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर दीजिए इसका. सेल का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है ये दोनों मिला करके आपका क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी. अगर आगे देखा जाए तो दूसरा होता है सेल बायोलॉजी. ध्यान देना, बायोलॉजी मतलब पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस. इट मीन्स स्ट्रक्चर किसका? सेल का, प्लस फंक्शन किसका? सेल का, और प्लस रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब डिवीजन यहां पर हो रहा है. ये पूरा एक साथ अगर पढ़ेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सेल बायोलॉजी. अगर दो चीज वहां पर पढ़ेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वाई दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट. अगर आप देखोगे अपने सीनियर भैया दीदी वगैरह से जाकर के अगर कंसल्ट करोगे बेटा तो आपको पता चलेगा कि सेल एक ऐसा टॉपिक है जिससे नीट के अंदर में, नीट का जो आता है पेपर जो होते हैं मेडिकल के लिए, वो उससे 8 क्वेश्चंस के आसपास में होता है. और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं उसमें से एक क्वेश्चन रहता है. अब वो चैप्टर इतना लेंदी है, उसमें से कहां से एक क्वेश्चन पूछेगा वो आपको याद रखना है. आपका जो क्वेश्चन आएगा यूनिट टेस्ट में बोर्ड के लिए, सब सारा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं वो सारा कुछ डिस्कस करूंगा. ओके. अब सेल स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, मान लेते तो डायग्राम कैसा बनाता है अपन लोग जानते हैं. सेल का डायग्राम अगर कोई बनाने के लिए बोलता है तो क्या करते हैं? आप ऐसा ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और उसके बाद बीच में ऐसा न्यूक्लियस देते हैं. बीच में ऐसा न्यूक्लियस देते हैं. ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? आउटर बाउंड्री सबसे पहले डालें, डालने के बाद न्यूक्लियस डालें, और इन दोनों के बीच में कुछ जगह रह जाता है. दोनों के बीच में कुछ जगह रह जाता है.
इस जगह में क्या है, लिक्विड भरा पड़ा है। लिक्विड भरा पड़ा है, इसके अंदर में भी लिक्विड होगी। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर में है तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, न्यूक्लियोप्लाज्म। और अगर इधर है तो दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। कहां है साइटोप्लाज्म, किधर से किधर का है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर से लेकर के इधर तक। मतलब पहले अगर आप देखें तो अपन लोग आउटर बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, आउटर बाउंड्री के पास सेंट्रली कुछ लोकेटेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, उसका इसमें तमाम कुछ वाटर लिक्विड मटेरियल को यहाँ पर लिखते हैं, और इससे अटैच जो है ऐसा कुछ कुछ टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इज नोन एज सेल ऑर्गेनेल। इसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा तमाम छोटे छोटे स्ट्रक्चर इसके अंदर में पाए जाएंगे। ऐसा दिस ऑल आर नॉट ओनली की ओनली सिंगल नंबर इज हियर, मतलब यहां पर एक ही नहीं होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं, और सारे टाइनी स्ट्रक्चर को एक साथ बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। जैसे इसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम क्या है, गोल्जी बॉडी, इसका नाम क्या है, राइबोसोम, और इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी इसके अंदर में पेरोक्सिसोम, ऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, उसी टाइप से आपको और मिल जाएगा इसके अंदर देखने के लिए, लाइसोसोम। ऐसा तो आपका एक डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये एक टिपिकल एनिमल का डायग्राम है, एनिमल सेल का है। कब, जब इसके अंदर में सेंट्रियोल डाल दिए तब, दिस वन इज सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल इसमें ड्रॉ कर दिए हैं so that will be of animal cell, ठीक है। अगर सेंट्रियोल नहीं डाले हैं तो ये एनिमल सेल नहीं होगा, ठीक है। आपको एनिमल सेल के लिए कुछ बताना पड़ेगा, कुछ और भी सेल हो सकते हैं। तो मतलब बच्चे एक बात तय है, एक डिफरेंस तो आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। अभी ही मैं बता देता हूं कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होगा और प्लांट सेल में कभी भी नहीं होता सेंट्रियोल, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक एनिमल सेल का ऐसा है, ठीक है। डायग्राम है एनिमल सेल का, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का डायग्राम आप लोग सामने दिख रहा है आपको कि कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है इसके अंदर में, क्या क्या हो रहा है। अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए बाहर एक बाउंड्री तैयार किया, सर्कुलर बाउंड्री तैयार किया। उसके बाद सेंट्रली लोकेटेड कुछ स्ट्रक्चर दिया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड तमाम टाइनी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, और उसके अंदर में लिक्विड होता है, ठीक है। इतना सारा चीज है। अब कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, ठीक। क्या इंटरेस्टिंग बात है, कितने लोग जो है इसके बारे में जानते नहीं। अगर ड्रॉ करना है इसको तो ड्रॉ कर लीजिए बेटा। आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर कुछ टर्म लिखा मैंने, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद लिखा साइटोप्लाज्म। तो हम लोग में से कई बच्चे, आप ड्रॉ करते जाइए, तब तक मैं और भी कुछ बात कर रहा हूं कि हम लोग में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, या हम भी जब पढ़ाई करते थे तो हमें भी नहीं समझ में आता था कि क्या है, कि साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, साइटोसोल किसको कहते हैं, ठीक है। तीन टर्म मैंने बोला, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म, तीन टर्म, ठीक है। और तीन टर्म का क्या डिफरेंसेस होता है ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैं इधर का इरेज कर रहा हूं सेक्शन और आपको बता रहा हूं, ठीक है। रेड पेन से उसको करूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। मैंने टर्म क्या बोला, फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म, सेकंड वन इज प्रोटोप्लाज्म, एंड थर्ड वन इज साइटोसोल। और एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, ओलंपियाड की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए आपको ये मिल सकता है कभी देखने को कि प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं। The students who are looking for the Olympiad examinations can go through those terminology which is very something in deep knowledge. You want in deep for those terminology like protoplast. What is protoplast? So protoplast is something you can say that the cell without cell wall is known as protoplast. It is not mentioned in your lessons. It is not mentioned in your class 9th and 10th textbooks. So you can go through the video lecture. It will be clear to all of you. ठीक है।
तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, साइटोसोल एंड प्रोटोप्लास्ट, बारी बारी से मैं इसको बता रहा हूं आपको क्या हो रहा है। जो ये अगर डायग्राम आप लोग ने ड्रॉ कर लिया है तो ठीक है, मैं इसको पूरा इरेज करता हूं, डायग्राम को नहीं, इधर इरेज करता हूं। तो आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने जो ड्रॉ किया था शुरुआत में कि न्यूक्लियस के अंदर में भी कुछ लिक्विड है, ठीक है, और इधर क्या है, ये आपका है दिस वन इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, एक और केमिकल लिक्विड सब्सटेंस है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। तो यहां लिखा मैंने इसको साइटोप्लाज्म। तो ध्यान देना क्या बात हो रही है, जो अगर पूरा का मतलब क्या है, यहां से ऐसा रखो, इस टाइप से यहां तक लेकर के आओ, इट मींस बोथ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, बोथ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म टुगेदर नोन एज प्रोटोप्लाज्म, बोथ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। यहां से यहां तक का देखिए, यहां से यहां तक, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। पहला नंबर मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और दूसरा नंबर मतलब साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक, जहां तक न्यूक्लियस होगा वहीं तक होगा, और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाद और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना लिक्विड है, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अपन लोग क्या लिखें, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल न्यूक्लियस एन फॉर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये तीन को मिला देंगे, और प्लस सेल ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म लिख दिए तो सेल ऑर्गेनेल खुद ब खुद आ गया, लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको मैं अभी क्लियर करता हूं, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल ऑर्गेनेल को भी हटा दो, कोई ज्यादा ये नहीं, ठीक है, प्लस सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और याद रखना, जहां जहां न्यूक्लियस होगा वही स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लिविंग कहलाएगा, जहां जहां न्यूक्लियस होगा वही स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ लिविंग कहलाएगा। जैसे हमारे बॉडी का वो पार्ट जो ब्लड के साथ में कनेक्टेड है वही सिर्फ ग्रो करेगा, लिविंग करेगा, उसी को दर्द करेगा काटने में। जैसे हेयर जो है हमारा, हेयर का जो रूट है वो थोड़ा देर के लिए अटैच्ड है तो उसको खींचते हैं तो दर्द करता है, लेकिन इसको कट करते हैं तो ऊपर से तो दर्द नहीं करता है। नेल्स ब्लड के जो आगे बढ़ करके निकल करके आ गया है, अगर उसको कट करते तो वो दर्द नहीं करता है हमें, क्योंकि वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। वही पूरा नेल्स कट करके देखो, मतलब ऐसा ट्राई नहीं करना, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब एक नेल कट करके देखोगे तो दर्द होने लगेगा, या गलती से कुछ ज्यादा डीप में चला गया, डीप में कट जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसा ऑर्गन या वैसा पार्ट बॉडी का जो ब्लड में से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा वहां पे दर्द होगा कट करने पर, ठीक है। आपको सेंसिटिविटी फील होगी वहां पे, लेकिन जो ब्लड से कनेक्टेड नहीं है उसमें कहीं से कुछ नहीं होगा। उसी तरह से जहां जहां न्यूक्लियस है वो सेल लिविंग है पूरी तरह से। अब जैसे आप बोलोगे एक्सेप्शन में कि सर आरबीसी, जो मेच्योर आरबीसी है वो तो सर लिविंग है, लेकिन उसके अंदर में तो न्यूक्लियस है नहीं। आप बोलोगे सीव ट्यूब तो जो प्लांट में पाया जाता है वो तो लिविंग है, लेकिन उसके अंदर में नहीं होता। तो 2-3 एक्सेप्शंस है बेटा। ऑल मैमेलियन सेल्स आर लिविंग, ठीक है, ऑल मैमेलियन सेल्स आर लिविंग हु कंटेन्स न्यूक्लियस, बट एक्सेप्शन में आरबीसी, मेच्योर आरबीसी बोलना पड़ेगा आपको, मेच्योर आरबीसी या इराइथ्रोसाइट एंड सीव ट्यूब do not contains any nucleus, still they are considered as living cell. उसका रीजन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कभी जब मौका मिलेगा तो बता दूंगा। सिंपली इतना समझ करके रखना, जो जरूरत का चीज है, इसलिए लोगों का लाइफ स्पैन भी कम है। याद रखिएगा कि लाइफ स्पैन कम है, 120 डेज का होता है आरबीसी का, तो उनके पास जितना स्टोर फूड रहता है ना उतना ही यूटिलाइज कर पाते हैं, तब तक अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब जरूरत का सारा काम जो है वो करते हैं, ठीक है। चलिए आइए टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ये क्या, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, तीनों दिख गया ना, जितना स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया सब दिख गया, न्यूक्लियस दिखा, साइटोप्लाज्म दिखा और ये दिख गया। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा सा इरेज करना शुरू करता हूं। अब मैं न्यूक्लियस को देता हूं हटा, न्यूक्लियस हट गया तो क्या बचा, आप दिख रहा होगा, ये आपको साइटोप्लाज्म बच गया होगा और सेल मेम्ब्रेन बच गया होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस हट गया वैसे ही सेल मेम्ब्रेन डेड हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, ग्रो नहीं करेगा, ना ही मटेरियल का एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। जैसे ही न्यूक्लियस हटा तो बाहर से जो मटेरियल अंदर आना था किसके थ्रू जाएगा, गेट के ही थ्रू होकर के जाएगा ना, बैरियर यही लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो ये जो बैरियर क्या है वो सेल मेम्ब्रेन,
तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आएगा नहीं मटेरियल और ना ही इधर से निकल करके जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, कहने का मतलब मेरा क्या है कि सेल में से अगर न्यूक्लियस निकला तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या दिख रहा है आपको, लिक्विड दिख रहा होगा, ब्लू कलर का जो है ड्रॉ किया हुआ दैट इज लिक्विड, और उसके अंदर में टाइनी स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, मतलब कि मैट्रिक्स ठीक है, प्लस सेल ऑर्गेनेल, मैट्रिक्स प्लस सेल ऑर्गेनेल, मैट्रिक्स और सेल ऑर्गेनेल दोनों दिखता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हो तो पहले ही बता रखा है मैंने, द टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल which performs the activity which perform the metabolic activities inside the cell is known as cell organelle। ठीक है, तो यहां पर देखो मैट्रिक्स प्लस सेल ऑर्गेनेल दोनों मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो मैट्रिक्स है अब इसको भी हटा देते हैं हम, क्या करते हैं, ये सब जो तमाम ये सब स्ट्रक्चर दिख रहा था ना सेल ऑर्गेनेल का, हटा दिए इसको, ये देखिए हट गया सारा। ठीक है, हटा दिए। अब क्या दिखेगा, सिर्फ लिक्विड सब्सटेंस दिख रहा होगा, ओनली लिक्विड सब्सटेंस, जिसमें क्या क्या होगा, वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया होगा, अमोनिया होगा, ये सब इसमें होगा। डाइजेस्टेड मटेरियल ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड वगैरह होगा, इसके अंदर में होगा, फैट होगा, लिपिड होगा, आपका फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा, तमाम ऐसे सारे चीज इसके अंदर में है। ठीक है, इसके अंदर में तमाम वह सारे चीज है। कहने का मतलब क्या है, ये जो लिक्विड है ये एक सोल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक वाटर के अंदर में कुछ और मटेरियल को मिक्स करते हैं, दैट इज सोल्यूशन। जैसे सॉल्ट को मिक्स कर दिया तब भी सोल्यूशन, उसके अंदर शुगर डाल दिए तब भी सोल्यूशन है। तो एक कोलॉइडल सोल्यूशन आपको मिल रहा है। कोलॉइडल सोल्यूशन का मतलब उसमें तैरता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तैरता हुआ सारा चीज दिख जाएगा आपको। दिस इज कॉल्ड एज साइटोसोल और इसको मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोसोल। कंटेन्स, आगे लिख सकते हो, विच कंटेन्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, विच कंटेन्स वेस्ट मटेरियल्स, ये सब आप आगे ऐड कर सकते हो, विच कंटेन्स डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, ये सब। अब एक लास्ट टर्म आता है प्रोटोप्लास्ट, मैंने बोला, और वो ये उन लोगों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं क्या चीज का, ओलंपियाड का। जैसे देखो, मान लेते हैं बेटा कि कोई एक सेल आपको दिया गया है। सेल से पहले मैं क्या बताता हूं कि मान लेते हैं कि मैंगो है। ठीक है, एक मैंगो आपको दिया गया है खाने के लिए, जिसका कि ऊपर का जो लेयर है जिसको छिलका बोलते हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है, तब आपको खाने के लिए दिया, तो आप डायरेक्ट खाना शुरू करेंगे उसको। लेकिन एक दिया हुआ है कि उसको छिलका के साथ दिया हुआ, उसमें से वो अपर कोट को हटाया नहीं गया है, तो आप पहले उसको हटाएंगे। तो वो जो पहले मिला था बिना छिलके का, जो आम मिला था आपको, मैंगो मिला था आपको, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। और जो अभी मिला है आपको वो तो सेल है। अभी जो मिला है आपको, जो छिलके के साथ मिला, वो सेल है। कैसे, जो मैं समझा रहा हूं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा आउटर कवरिंग होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के अलावा आउटर कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो देखो, ये दिस वन इज द सेल वॉल और दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने क्या बोला आपको कि द सेल without cell wall is known as protoplasm. The cell without cell wall is known as protoplasm. अब कितना क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो मुझे पता है। थोड़ा देर के लिए आपको सोचेंगे कि सर एनिमल सेल तो विदाउट सेल वॉल होता है, तो उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। नो, नॉट एट ऑल। आप कहेंगे कि सर अमीबा भी तो ऐसा है, एनिमल सेल में ही एक्चुअली वो आता है, फिर भी वो ऐसा है, आरबीसी ऐसा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा। क्यों नहीं? मैंने क्या बोला है कि पहले एक सेल लो और उसमें से सेल वॉल को हटाओ। पहले एक सेल लो और उसमें से सेल वॉल को हटाओ। तो जब सेल वॉल रहेगा तभी तो हटाएंगे ना। जब किसी के पास सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो कहां से हटाएं? अब जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, हटाएंगे। प्लांट है, प्लांट के पास सेल वॉल है, हटाएंगे।
तब उसको प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। विदाउट रिमूविंग आप नहीं कह सकते हो, ऑलरेडी रिमूव करके दिया हुआ है, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। तब तो वो फिर सीधा सीधा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा या सेल कहलाएगा सीधा। आपको रिमूव करना मस्ट है, तो सेल वॉल रहेगा तभी तो रिमूव करेंगे ना, और सेल वॉल रहने के बाद रिमूव अगर करते हैं तो इसका मतलब है तब जाकर के आपको प्रोटोप्लास्ट होगा। तो इसके लिए सेल वॉल को होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब याद रखना, दिमाग में ऐसा चीज रखना कि अगर सेल वॉल नहीं है तो प्रोटोप्लास्ट वाला टर्म ही नहीं यूज होगा। इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट टर्म हम लोगों के लिए यूज नहीं हो सकता, एनिमल सेल के लिए यूज नहीं हो सकता। प्रोटोप्लास्ट टर्म कहां यूज होगा? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब के लिए यूज होगा जिसके पास सेल वॉल है। अदरवाइज आप ये टर्म हम लोगों के लिए यूज नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए प्रोटोप्लास्ट टर्म नहीं है, हम लोगों के लिए प्रोटोप्लाज्म टर्म ही होगा सिर्फ। प्रोटोप्लाज्म टर्म उधर भी है और प्रोटोप्लाज्म टर्म हमारे लिए भी है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोगों के लिए प्रोटोप्लास्ट कभी भी नहीं होगा। प्रोटोप्लाज्म टर्म प्लांट के लिए भी यूज होता है, प्रोटोप्लाज्म टर्म हमारे लिए भी यूज होता है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट टर्म सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास सेल वॉल है, और हम लोगों के लिए नहीं होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन, हम लोगों के पास सेल मेम्ब्रेन डायरेक्टली होता है, सेल वॉल होता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा तो इतना तक में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर से वापस से आपको एक बार और समझा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरी तरह से। अब ये स्ट्रक्चर है, आपको क्या दिख रहा है? लिक्विड है। जैसे ही बेटा इसके अंदर में हम लोग डालेंगे ऐसा, इस लिक्विड को क्या बोला है अभी पहला नंबर में? दिस इज नोन एज साइटोसोल। अभी लिक्विड क्या कहलाया? साइटोसोल। इस साइटोसोल के अंदर में अगर हम तमाम सेल ऑर्गेनेल को ऐड कर दें, सेल ऑर्गेनेल को ऐड करते हैं ऐसा करके, इस टाइप से सेल ऑर्गेनेल है, इन सभी को ऐड करने के बाद अभी क्या हो गया? लिक्विड प्लस सेल ऑर्गेनेल हो गया। दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसके बीच में अगर न्यूक्लियस को ऐड कर दिए तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। इसके बीच में अगर न्यूक्लियस को ऐड कर दिए तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो देख लेना, फिर से वापस से ध्यान रखना। पहला नंबर अभी ये दिख रहा है, पूरा ये पूरा दिख रहा है ना, इसको पूरे को एक साथ क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे ये हटा, ठीक है, इसको हटा है तो अब क्या बच गया? सेल ऑर्गेनेल, टाइनी स्ट्रक्चर और प्लस ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बचा तो अभी क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। अब इन लोगों को भी हटा दो, स्ट्रक्चर्स को हटा दो, अब क्या कहलाएगा? साइटोसोल। फिर वापस से करके देखते हैं, अभी क्या है? साइटोसोल है ना, साइटोसोल है, तो इसको स्ट्रक्चर को अगर मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? इस टाइनी स्ट्रक्चर को मिला देंगे यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स को, सेल ऑर्गेनेल को, तब क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस इसके अंदर में जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और अगर ये प्लांट सेल या वैसा सेल है जिसके पास सेल वॉल है तो उसका आउटर कवरिंग को अगर रिमूव करेंगे तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वही लोग याद रखें जिनको कि ओलंपियाड वगैरह का पेपर देना है, ठीक है। थैंक यू, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। आप कैसे क्लासिफाई करोगे सेल को? ठीक है, पहला तो पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग देखेंगे दो तरह का, एक में होता है वेल डेवलप न्यूक्लियस और दूसरे में होता है लेस डेवलप न्यूक्लियस या एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। तो जो वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोट बोलते हैं और जो लेस डेवलप रहता है उसको प्रोकैरियोट बोलते हैं, या फिर नहीं भी रहता उसमें के अंदर में सिर्फ डीएनए होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। तो एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, पहला नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट इसमें आएगा क्या आपका? प्रोकैरियोट्स, और दूसरा आएगा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब which have cells which have less developed nucleus, which have less developed nucleus, cells which have less developed nucleus or very नहीं, less developed nucleus is called as or primitive
और primitive nucleus is called as प्रोकैरियोट। उसको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट। ठीक है। उसके बाद यूकैरियोट का मतलब सीधा जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बाकी सब लाइन सेम है, ऐड कर देना आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। एक और आता है बेटा, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अलावा आता है मीसोकैरियोट। इसमें ये बेचारा बीच का आदमी है, न पूरी तरह से वेल डेवलप ही हो पाया है और न ही पूरी तरह से लेस डेवलप ही रह गया। मतलब इसके अंदर में क्या हो रहा है कि थोड़ा इससे थोड़ा सा ज्यादा डेवलप प्रोकैरियोट से और यूकैरियोट से कम डेवलप, दैट इज कॉल्ड मीजो। मीजो मतलब मिडिल वाला आपका। ठीक है। डायटम्स वगैरह के अंदर में अगर देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि इसके पास पूरी तरह से न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। क्या है इसके पास? क्रोमोसोम है, हिस्टोन प्रोटीन आया है, डीएनए आया है, सॉरी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, बट क्रोमोसोम नहीं है। सॉरी, क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं है। तो जब क्रोमोसोम ही नहीं है तो न्यूक्लियस कैसे होगा? ठीक है। तो इसके पास ऐसा हिस्टोन प्रोटीन आया है और डीएनए आया है, और यहां पर क्या है, इसके पास पूरी तरह से क्रोमोसोम है और इसके पास सिर्फ डीएनए है। इसके पास सिर्फ डीएनए है, इसके पास क्रोमोसोम है, वो भी बंडल में है आपका क्रोमोसोम, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बंद है ऐसा। और इसके पास क्या है कि डीएनए है, तो डीएनए है तो कैसा हो गया? प्रोकैरियोट टाइप का। और हिस्टोन प्रोटीन भी है, तो हिस्टोन प्रोटीन होगा मतलब थोड़ा सा कैरेक्टर किसका है? यूकैरियोट वाला। लेकिन क्रोमोसोम नहीं है, तो क्रोमोसोम नहीं होने के कारण ना तो इसको हम लोग प्रोकैरियोट बोल सकते हैं, ना ही हम लोग यूकैरियोट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मीसोकैरियोट। ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस के बेसिस पे। आप लोग होप्स हो कि नोट करते जा रहे होंगे साथ में कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मीसोकैरियोट किसको कहेंगे। ठीक है। मीसोकैरियोट का मतलब those cells which are more developed to prokaryotes and less developed to eukaryotes. More developed to prokaryotes and less developed to eukaryotes is known as mesokaryotes. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? mesokaryote बोलेंगे। ठीक है। चलिए इसको ध्यान दीजिए, इसको जल्दी से लिखिए। हो गया होगा, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ऐसे साथ में भी नोट करते चलोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो न्यूक्लियस के आधार पर हम लोगों को 3 मिलता है और यहां से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक क्वेश्चन यहां से आएगा। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच का 5 डिफरेंस लिखिए या 3 डिफरेंस लिखिए, यहां से आएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको डायग्राम के साथ में, अभी तो क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा जो क्राइटेरिया है, on the basis of mode of nutrition. पहला नंबर है ऑटोट्रॉप्स, मतलब प्लांट सेल, और दूसरा नंबर है एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल कैसा हो जाएगा? ऑटोट्रॉप। ये कैसा है? ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाता है बाय हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये क्या है? हेटेरोट्रॉप, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। तो ये 2 तरह का सेल इसके हो गया बेसिस पे न्यूट्रिशन के लेवल पे। इससे भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें भी आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि आप बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है। तो या तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूछेगा या प्लांट सेल या एनिमल सेल पूछेगा, इन दोनों में से ही पूछता है। अपना सिलेबस 9th का इतना ही तक है, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा भी और होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या पावर ऑफ रीजनरेशन के अकॉर्डिंगली भी 2 तरह का होता है। एक सोमैटिक सेल, नोट करना है तो आप कर सकते हैं सुन करके,
ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह का या डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा होता है जर्मिनल सेल। सोमैटिक सेल जो हमारा हाथ पांव ये सब नाक सब बना हुआ सब सोमैटिक सेल का, और जर्मिनल सेल का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। जर्मिनल सेल का मतलब आपका ये स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन करेगा, सिर्फ वो वही काम करेगा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड। तो बॉडी का वो सेल जो गैमेट प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल सेल, और बॉडी का वो सेल जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है दैट इज सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल्स आर दोज सेल व्हिच हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, whereas germinal cell are those cell which helps in regeneration of new individual, which helps in reproduction of new individual, या which helps to form gametes, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज आपका क्लासिफाई करके देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करेंगे। सेल स्ट्रक्चर को क्या क्लासिफाई करेंगे कि भाई क्या क्या होता है सेल के अंदर। अभी तो एक डायग्राम के थ्रू देखे, अब हम लोग उसको बारी बारी से क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद सीधा सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे कि किसका क्या फंक्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, ये सब तमाम चीज देखेंगे। तो ये जो क्लासेस आपका हो रहा है, ठीक है, ये क्लासेस जो आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें आपको ओलंपियाड का भी सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करने का है, अगर आप लिखना नहीं चाह रहे हो चाहे कुछ भी, तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाओ। बेसिकली हो अच्छा तो यही रहेगा कि आप नोट्स बना लो। अगर आपको नहीं भी ऐसा लगता तो 2-3 बार लेक्चर आप देखो, आपको सारा कुछ याद रहेगा। ऐसे भी कहीं ना कहीं पे नोट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर से फाइनली वही, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अगर और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उन दोस्तों को भी ऐड कीजिए इस सब ग्रुप में जो कि जिनको कि सच में इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि किन्हीं को अच्छा स्टडी चाहिए, अच्छा लेवल चाहिए, लेकिन अगर अच्छा लेवल के लिए आपको फिर मिल नहीं रहा वो प्लेटफॉर्म वगैरह, आप मेहनती हो पढ़ने में लेकिन बावजूद उसके आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।